दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। वहीं अब जिलों में भी लॉकडाउन लगा सकते हैं राज्य। कोरोना केसों में आए उछाल के बीच केंद्र के कड़े निर्देश। वहीं ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोली सरकारी कंपनियां बेच रही सरकार, बचेगी सिर्फ मोदी के झूठ की फैक्ट्री। वहीं अमित शाह ने टीएमसी पर लगाया अम्फान राहत राशि हड़पने का आरोप, बोले टीएमसी पैसे खाने वाली पार्टी। वहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे मिथुन चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की आखिरी लिस्ट से भी नाम गायब। वहीं ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोली झूठ बोलती है भाजपा, ये मीर जाफर और झूठों की पार्टी। वहीं अब योगी सरकार के मंत्री ने की मस्जिदों से अजान का शोर बंद कराने की मांग। वहीं संसद में एक और बड़ा बिल लाने की तैयारी में सरकार, बीजेपी के लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी। वहीं ओवैसी का बड़ा ऐलान, एआईएमआईएम लड़ेगी बंगाल विधानसभा का चुनाव। वहीं महाराष्ट्र संकट पर भाजपा आक्रामक, राष्ट्रपति शासन की आशंका पर शिवसेना ने दी कड़ी चुनौती। वहीं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के खिलाफ विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्षी विधायकों ने फाड़ी बिल की कॉपी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। ये आपको बता दें कि कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच मोदी सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब देश में 45 साल से ऊपर के सभी लोग कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग कोविड-19 रोधी टीका लगवा सकते हैं। हम अनुरोध करते हैं कि सभी तुरंत अपना पंजीकरण कराएं और टीकाकरण कराएं। उन्होंने कहा कि देश में टीका भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, कोरोना वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है। बता दें कि अब तक 45 साल से अधिक उम्र के बीमारी से ग्रसित लोगों को टीका लगाया जा रहा था, लेकिन अब देश में 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगवाया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराएं और टीकाकरण कराएं। अगली बड़ी खबर, अब सभी राज्यों में लॉकडाउन लगा सकते हैं राज्य। कोरोना केसों में आए उछाल के बीच केंद्र सरकार के कड़े निर्देश। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के कई हिस्सों में कोविड-19 के केसों में आए उछाल के बीच नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य अपने मूल्यांकन के आधार पर स्थानीय स्तर पर बंदिशें लगा सकते हैं, यानी कि राज्य सरकार किसी भी जिले में किसी भी स्थान पर लॉकडाउन लगा सकती है। यदि राज्य सरकार चाहे तो पूरे राज्य में भी लॉकडाउन लगा सकती है। ये पावर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दी है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। केंद्र ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि आरटी-पीसीआर जांच निगरानी उपचार प्रोटोकॉल को कड़ाई से लागू करने और सभी प्राथमिकता समूहों के टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला, बोली सरकारी कंपनियां बेच रही सरकार, बचेगी सिर्फ मोदी के झूठ की फैक्ट्री। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के झूठ की फैक्ट्री बची रहेगी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल में लोगों से लंबे चौड़े वादे कर रही है, लेकिन भगवा पार्टी असम और त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में मुकर गई है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों में बीजेपी सरकारों ने हजारों सरकारी कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया है। उनका कहना है, उन्होंने कहा कि वे सभी केंद्रीय संस्थानों को बंद कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फैक्ट्री बची रहेगी जो नरेंद्र मोदी के झूठ और बीजेपी के फरेब की होगी। ममता बनर्जी ने अन्य चुनावी रैलियों की तरह यहां भी जनसभा में चंडी पाठ में मंत्र पढ़ते हुए लोगों से सांप्रदायिक राजनीति में संलिप्त नहीं होने की अपील की है। उन्होंने लोगों से बाहर के गुंडों को वोट नहीं देने का आग्रह करते हुए कहा कि वो किसी की धमकी से नहीं डरती हैं और यदि उन्हें धमकाया गया तो वो उसका कड़ा मुकाबला करेंगी। उन्होंने राज्य की जनता से अपील की है कि बाहरी गुंडों को वोट न दें, बल्कि टीएमसी को वोट देकर एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनाएं। आपका क्या मानना है, क्या इस बार भी टीएमसी की सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, अमित शाह ने टीएमसी पर लगाया अम्फान राहत राशि हड़पने का आरोप, बोले टीएमसी पैसे खाने वाली पार्टी। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही सुंदरबन क्षेत्र में चक्रवात अम्फान से निपटने के लिए भेजी राहत राशि को हड़पने का टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया। अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर पैसे खाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भतीजा एंड कंपनी ने चक्रवात अम्फान से निपटने के लिए केंद्र द्वारा
भेजा गया पैसा पूरा हड़प कर लिया। भाजपा अगर सत्ता में आई तो कथित राहत राशि हड़पने के मामले की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि भेजी थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता उसे हड़प कर गए और उसे जनता तक नहीं पहुंचने दिया। अगर हम सत्ता में आए तो राहत राशि के वितरण को लेकर हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों को जेल भेजा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने अम्फान तूफान से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राहत राशि भेजी थी। क्या आपको 1 रुपया मिला? नहीं मिला। सारा पैसा भतीजा एंड कंपनी खा गई। आपको बता दें कि अमित शाह ने साफ कर दिया है कि यदि पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है तो सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन्हें जेल में डाला जाएगा। अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर केंद्र की योजनाएं राज्य में लागू न करने को लेकर भी निशाना साधा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जनता की बजाय केवल अपने भतीजे की भलाई के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने में लगी हुई हैं। क्या आप उनके भतीजे को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं? अगर नहीं तो आपको भाजपा को वोट देना होगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने भाजपा को वोट देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, चुनाव नहीं लड़ेंगे मिथुन चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की आखिरी लिस्ट से भी नाम गायब। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 13 लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन इसमें भी मिथुन चक्रवर्ती का नाम शामिल नहीं है। बताया जा रहा था कि मिथुन चक्रवर्ती को राजबिहारी सीट से उतारा जाएगा, लेकिन वहां से भाजपा ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा को मैदान में उतार दिया है। जब मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में 7 मार्च को मेगा रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था, तब भाजपा सूत्रों ने कहा था कि राजबिहारी सीट से उन्हें उतारा जाएगा। आपको बता दें कि इसके अलावा हाल ही में कोलकाता में मतदाता की लिस्ट में उनका नाम भी दर्ज किया गया है। उन्होंने अपना वोटिंग कार्ड मुंबई से कोलकाता ट्रांसफर करवाया है। हालांकि उनके चुनाव लड़ने की उम्मीदें बिल्कुल ही धराशायी हो गई हैं, क्योंकि जहां से उन्हें चुनाव लड़ना था वहां से बीजेपी ने किसी और को उतार दिया है और बीजेपी की आखिरी लिस्ट में भी मिथुन चक्रवर्ती का नाम शामिल नहीं है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर ममता बनर्जी का तगड़ा हमला। बोली झूठ बोलती है भाजपा, ये मीर जाफर और झूठों की पार्टी। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोसावा में जनसभा की और टीएमसी पर करारा हमला बोला। इस पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा झूठ बोलती है, ये मीर जाफर और डकैतों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप भाजपा को वोट बिल्कुल भी मत देना, ये पार्टी झूठे सपने दिखाती है और झूठे वादे करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में लोगों से लंबे चौड़े वादे कर रही है, लेकिन एक वादे को भी नहीं निभा पाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 15-15 लाख रुपए खाते में आने का वादा किया था। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए? ऐसे में भाजपा पर भरोसा बिल्कुल मत करिएगा, ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। ये गद्दारों और मीर जाफरों की पार्टी है, ये डकैतों और राक्षसों की पार्टी है, ये गरीब लोगों की पार्टी नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा वे सिर्फ केंद्रीय संस्थानों को बंद कर रहे हैं, सिर्फ एक फैक्ट्री चला रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के झूठ और भाजपा के फरेब की फैक्ट्री है। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी को मीर जाफरों, डकैतों, राक्षसों और गरीब लोगों के खिलाफ पार्टी बताया है। अगली बड़ी खबर, अब योगी सरकार के मंत्री ने की मस्जिदों से अजान का शोर बंद कराने की मांग। यहां आपको बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक कुलपति के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार के एक मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने भी अजान का शोर बंद कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अजान के शोर से उनकी नींद में खलल पड़ता है, उनके योग करने में बाधा आती है और सरकारी काम भी करने में मुश्किल होती है। मंत्री ने बलिया जिले के डीएम को पत्र लिखकर मांग की है कि मस्जिदों से गैर जरूरी लाउड स्पीकर हटवाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि हाई कोर्ट ने जितनी तेज आवाज की इजाजत दी है, अजान की आवाज उससे तेज ना हो पाए। पत्रकारों ने जब मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला से ये पूछा क्या ये बात मंदिरों पर भी लागू होती है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी मंदिर से कोई शोर नहीं होता, ये सिर्फ मस्जिदों से होता है। उनका दावा है कि मस्जिदों से सिर्फ अजान ही नहीं होती, बल्कि सारे दिन लाउड स्पीकर पर तरह तरह के प्रचार होते रहते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। मंत्री का दावा है कि मस्जिद के पास जो स्कूल कॉलेज हैं उसके लोग भी उनसे अजान का शोर बंद कराने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, अब एआईएमआईएम भी लड़ेगी बंगाल विधानसभा का चुनाव। यहां आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
है। खास बात यह है कि ओवैसी ने सूबे में चुनाव लड़ने का फैसला चौथे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख को किया है। इससे पहले खबर थी कि इंडियन सेकुलर पार्टी यानी ISF के बंगाल में चुनाव लड़ने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब AIMIM पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जहां तक इसका सवाल है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो इसका फैसला असदुद्दीन ओवैसी 27 मार्च को करेंगे। फिलहाल ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार के 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में भाजपा हुई आक्रामक, राष्ट्रपति शासन की आशंका पर शिवसेना ने दी बड़ी धमकी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों के बाद राज्य में सियासी घटनाक्रम को देखते हुए भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेगा। तो वहीं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर राज्य में यानी कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस बीच शिवसेना ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर की जा रही कोशिशों पर कड़ी चेतावनी दी है। इससे पहले भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि यह जरूरी है कि राज्यपाल मौजूदा हालात और घटनाक्रम को लेकर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दें। भाजपा ने देशमुख पर लगे आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हाई कोर्ट के जज या फिर CBI से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रहा है तो मैं उन्हें कड़ी चेतावनी देता हूं कि वे खुद ही इस आग में जल जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र में राजनीति ज्यादा गर्मा गई है और अनिल देशमुख के इस्तीफे पर बीजेपी अड़ी है। अब देखना यह होगा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज क्या निर्णय लेते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के खिलाफ विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्षी दलों ने फाड़ डाली बिल की कॉपी। आपको बता दें कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने विधानसभा में जबरदस्त हंगामा किया। विपक्षी दलों ने बेल में आकर जमकर नारेबाजी की और बिल की कॉपी फाड़ डाली। इस दौरान सभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक काला कानून है और इसे किसी भी हालत में सदन में पास नहीं होने दिया जाएगा। मंगलवार को 10 सर्कुलर रोड पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार 19 लाख रोजगार के वादे सहित जनहित के तमाम मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए हमने विधानसभा को घेरने का फैसला किया है। बता दें कि प्रदेश के तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने और विधायकों ने नीतीश सरकार से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को वापस लेने की मांग की है। विधायकों का कहना है कि इस विधेयक के जरिए बिहार पुलिस को कई सारे नए अधिकार दिए जाएंगे और इसमें वारंट के बिना गिरफ्तारी के साथ साथ हिरासत में मौत के मामले पर भी पुलिस के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज नहीं करने की बात शामिल है। आपको बता दें कि वहीं प्रस्तावित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध जताते हुए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि इस कानून के खिलाफ वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जन आंदोलन भी करेंगे। आरोप लगाया कि बिहार सरकार लगातार जन विरोधी काले कानून सदन में ला रही है। अगली बड़ी खबर, बंगाल में लेफ्ट से गठबंधन करके केरल में कांग्रेस ने बढ़ा ली मुश्किलें, भाजपा बना रही बड़ा मुद्दा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन से फायदा होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन इससे केरल में दोनों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। भाजपा ने केरल में वाम और कांग्रेस की दोस्ती को बड़ा मुद्दा बना लिया है तथा उन्हें एक ही सिक्के के 2 पहलू करार दिया है। केरल में वाम मोर्चा के खिलाफ प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस है। कांग्रेस वहां पर वाम सरकार की खामियों को जनता के सामने रखकर खुद को सत्ता के योग्य बता रही है और दोनों ने बंगाल में गठबंधन किया है और वाम सरकार को नाकाम बता रही है। लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे को लपक लिया है। इसकी तरफ से जनता में यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दोनों दल बारी बारी से सत्ता हासिल करके केरल की जनता को गुमराह कर रहे हैं। यदि वे केरल में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं तो फिर पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि केरल की राजनीति में जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि भाजपा ने इस मुद्दे पर दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसका थोड़ा नुकसान भी इन दोनों ही पार्टियों को उठाना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, गोवा के म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी की धमाकेदार जीत, मुख्यमंत्री सावंत के नेतृत्व में 4 महीने में जीता दूसरा चुनाव। यहाँ आपको बता दें कि गोवा में 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 4 महीने के भीतर 2 अहम चुनाव जीतकर पार्टी में उत्साह भर दिया है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इन नतीजों से बेहद उत्साहित है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना है कि जिला पंचायत के बाद अब नगर निकाय चुनाव के नतीजों में मिली विजय बताती है कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली सरकार से
जनता बेहद खुश है। गोवा में पणजी सिटी कॉरपोरेशन व 6 नगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। बीजेपी ने पणजी सिटी कॉरपोरेशन पर जीत का झंडा फहरा दिया है। वहीं पार्टी कुल 6 नगर पालिकाओं में से 5 जीतने में सफल रही। इस प्रकार पणजी सिटी कॉरपोरेशन और 5 नगर पालिकाओं सहित कुल 6 नगर निकायों में बीजेपी ने बाजी मारी है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा है। अगली बड़ी खबर, कोरोना जागरूकता के शिवराज सरकार के आदेश पर बोले कमलनाथ, क्या सायरन बजाने की नौटंकी से दूर होगा कोरोना। ये आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इसके लिए प्रदेश भर में 2 मिनट तक सायरन बजाने का आदेश दिया है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस आदेश को लेकर हमला कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कांग्रेस ने भाजपा सरकार के इस आदेश को नौटंकी करार दिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सिर्फ नौटंकी करती है, जनता इससे थक चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या थाली पीटने या सायरन बजाने से कोरोना दूर होगा। कोरोना जागरूकता को लेकर सायरन बजाने के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, यह तो सिर्फ भाजपा की नाटक नौटंकी है। कभी थाली बजाओ तो कभी सायरन बजाओ तो कभी चिल्लाओ। इस नाटक नौटंकी से जनता थक चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, लेकिन क्या इस नौटंकी से कोरोना वायरस दूर होगा। लोगों में प्रेरणा आए कि लोग मास्क पहने, सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी कुछ होगा। थाली और सायरन बजाने से कोरोना नहीं जाने वाला। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। बोले सरकार चलाने के लिए लोगों की जेब से जबरन पैसे निकाल रही सरकार। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही आरोप लगाया कि वो सरकार चलाने के लिए लोगों की जेब से जबरन पैसे निकाल रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की हालत चरमराने के लिए सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया और साफ कहा कि सरकार चलाने के लिए बीजेपी लोगों की जेब से जबरन पैसे निकाल रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं और जल्द से जल्द टीएमसी की सरकार बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।